नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग के पेपर में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं ये आप लोग के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जो चैप्टर है भोजन का संरक्षण, यही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल डिटेल्स में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भोजन का संरक्षण क्या है। तो देखिए, भोजन का संरक्षण का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में, संरक्षण का मतलब, चैप्टर का नाम है भोजन का संरक्षण, और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करना लिख लीजिए। आप लोगों को पता चला इसका मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना, भोजन का सुरक्षा करना। तो भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन का संरक्षण। भोजन को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है, तो भोजन को खराब होने से बचने के लिए, कि भोजन का स्वाद कम करने के लिए, कि भोजन को बर्बाद करने के लिए, कि भोजन को गंदा करने के लिए। तो यहाँ पर भोजन को खराब होने से बचने के लिए हम लोग संरक्षण करते हैं, भोजन को ढक कर रखते हैं, भोजन को अच्छे से उबाल कर पकाते भी हैं। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन समझने से पहले बहुत सारा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग को इसका थ्योरी पता होना चाहिए। जैसे आप लोग का भोजन का संरक्षण से जो भी प्रश्न बनेगा उस पर हम लोग को थ्योरी पता होना चाहिए। तो भोजन का संरक्षण क्या है, तो भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचने और आवश्यकता पड़ने पर बाद में उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग भोजन का संरक्षण यानी कि भोजन का सुरक्षा कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी भोजन है उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसको अच्छा से ढक के रखेंगे। जैसे अचार है, आम है, आम का स्वाद अगर मान लीजिए बारहमसिया आपको लेना है तो आम को क्या करते हैं लोग, खटाई बना देते हैं, अचार बना देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग संरक्षण कहते हैं। उसका भी प्रक्रिया क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। भोजन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भोजन को खराब होने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना या धीमा करना होता है। ठीक है, भोजन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, भोजन की बर्बादी कम करने के लिए, भोजन को आवश्यकता के समय उपयोग करने के लिए, खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, भोजन को सूक्ष्म जीवों से होने वाली खराबी से बचाव के लिए। ठीक है, जैसे देखिए अचार उचार नहीं डिब्बा में पैक करके रख देते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक रहता है, और फ्रिज में भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ताकि भोजन आप लोग का सुरक्षित रहे। भोजन क्यों खराब होता है, तो भोजन के खराब होने का मुख्य कारण है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। ठीक है, भोजन को खराब करने वाले प्रमुख सूक्ष्मजीव में बैक्टीरिया और फफूंद शामिल हैं। इन सूक्ष्मजीवों को बढ़ने के लिए सामान्यतः नमी, उचित तापमान और पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जब भोजन में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है तो भोजन का स्वाद, गंध, रंग और बनावट बदल सकती है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। देखिए, जब भी भोजन खराब होता है ना तो बहुत वास देता है, वास मारता है, खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं होता है। नए लोग कहते हैं घर पे, भोजपुरी में बिहार वाले, यूपी वाले ज़्यादा बच्चे बोलते हैं, घर पे जब खाना रहता है तो उसको रात में रहता है और सुबह में खाना होता है, पूछते हैं बसियाइल नहीं खे ना खनवा, ये टाइप के। ठीक बा, तो उसी को बोलते हैं बसियाना, मतलब बास मारना, खराब हो जाता है। भोजन को ढक कर रखना, भोजन को सुरक्षित रखने का सबसे सरल तरीका है उसे ढक कर रखना। भोजन को ढक कर रखने से उसे धूल से, मक्खियों और अन्य कीटों से, गंदगी से, कुछ सूक्ष्मजीवों के संपर्क से बचने में सहायता मिलती है। इसलिए भोजन को हमेशा साफ और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन समझते हैं। भोजन को खराब करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीव, तो मैंने अभी बताया बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं। ठीक है, भोजन के खराब होने का मुख्य कारण क्या है, तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो वो नमी की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट मैंने आप सभी को पढ़ाया है। भोजन को सुरक्षित रखने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो भोजन को सबसे सुरक्षित तरीका है ढक कर रखना। ठीक है, ढक कर रखना, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये सारे नोट्स भी आपको कैसे मिलेंगे। सारे नोट्स देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ये फिगर के साथ आप लोग को ये नोट्स कैसे मिलेंगे अभी मैं जस्ट बताने वाला भी हूँ। ठीक है,
जैसे एक दो नोट्स और मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्रीय प्रतीक वाला आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, तो आप चाहते हैं फिगर के साथ हम लोग पढ़ लें। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तिरंगा। तिरंगा कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। तो जो चीज़ें दिखेंगी वो उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो इस टाइप से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे तो और अच्छा लगेगा आपको। जस्ट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं पूछूं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल बताया गया, लेकिन कमल का फूल कैसा होता है तो आप देख लेंगे यहाँ से। आम पता है तो आम यहाँ राष्ट्रीय फल है, तो आम का भी चित्र आप लोग देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। जलीय जंतु क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा है। इसका कितना दूरी होता है? तो 25-25 याद रखेंगे, 25-25 याद रखेंगे किलोमीटर, ठीक है। और लंबाई में बता रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। तो इस टाइप से आप लोग चाहें तो इसका नोट्स कैसे मिलेगा जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता ही दूं क्या, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, कुछ समय लूँगा आपका, 2-4 मिनट। देखिए प्ले स्टोर फ़ोन में अपने ओपन कर लेना है, नैनो एग्जाम सर्च कर लेना है, ये स्पेलिंग देख लेंगे। नैनो एग्जाम सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप से एक ऐप आएगा, ये मेरा खुद का ऐप है। इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, फिर ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद उसमें रजिस्टर करेंगे और उसमें आपका 99 रुपये का एक EVS नोट्स करके चल रहा होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप लोग 99 रुपये में ये नोट्स खरीदने से अच्छा है, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप लोग क्या कीजिए ना, ये बैच ही ले लीजिए 299 रुपये का। इसमें EVS का पूरा नोट्स ही मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद से इसमें मानसिक योग्यता भी पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण तो आपका पढ़ाया भी जाएगा, नोट्स वो फ्री में मिल जाएगा, और गणित भी आपका पढ़ाया जाएगा और हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, चारों सब्जेक्ट 299 रुपये में। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, बुक घर पे भेजी जाएंगी। तो कुछ छात्र बोलते हैं कि भैया 299 रुपये में ही बुक भेजी जाएगी, तो नहीं बाबू, इसका अलग से चार्ज देना होगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी है एग्जाम तक, आपको बस 299 रुपये में चारों सब्जेक्ट 299 रुपये में परीक्षा तक पढ़ाया जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप लोग हमें क्या करेंगे, 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करके EVS का नोट्स भी मंगा सकते हैं। EVS का नोट्स भी मंगा सकते हैं, कितने रुपए में? मात्र 99 रुपये में, ठीक है। अगर आप लोग वेट करना चाहें तो वेट भी कर सकते हैं। मैं 15 अगस्त को ऑफर भी दूंगा, ये भी कम का हो जाएगा, ये भी कम का हो जाएगा। और नहीं तो रक्षाबंधन में तो बहुत ही कम कर देता हूँ, क्योंकि सभी आप लोग हमारे क्या हैं, बहन और भाई हैं। तो भाई भी मुझे राखी बांध सकते हैं और बहन भी राखी बांध सकती हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं ऑफर करूँगा ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन को ठंडा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो चौथा पढ़ेंगे, प्रशीतन। प्रशीतन, भोजन को कम तापमान पर रेफ्रिजरेटर में रखने की प्रक्रिया को प्रशीतन कहते हैं। यानी इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी कि फ्रीज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के कम तापमान में अधिकांश सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है, इसलिए भोजन जल्दी खराब नहीं होता है और अधिक समय तक ताज़ा रहता है, ठीक है। दूध, फल, सब्जी ये सब रख सकते हैं। हिमिक्रॉल का मतलब समझ लीजिए, भोजन को बहुत कम तापमान पर जमा कर सुरक्षित रखने की विधि को हिमिक्रॉल कहते हैं। जैसे बर्फ वर्फ में नहीं जमा कर रख देते हैं, ठीक है। मटर हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, कुछ फल और सब्जियां हो गई। सुखाना या निर्जलीकरण क्या कहलाता है? भोजन से नमी या पानी की मात्रा कम करने की, सुरक्षित करने की विधि को ही निर्जलीकरण कहते हैं, यानी कि सुखा देते हैं। जैसे चिप्स होता है ना, चिप्स पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको छाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के घर पे क्या होता है, आलू का चिप्स बनता है, तो आलू को आप लोग चाहें तो काट कर छत पे सुखा देंगे और उसके बाद से उसको छान कर खाएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आलू को आप लोग को काटना पड़ेगा चिप्स के जैसे, और फिर उसको उबालिएगा, उबाल कर फिर उसको सुखाइएगा, फिर उसके बाद से छान कर खाइएगा, ठीक है। समझ में आया? नमी कम करने से क्या होता है, तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि के लिए पानी आवश्यकता होती है। जब भोजन में नमी कम हो जाती है तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुकने या धीमी होने की सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, भोजन को ठंडा रखने की प्रशीतन कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन रखने से वह लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहता है? तो कम तापमान पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी होती है, इसीलिए वो सुरक्षित रहता है। भोजन को बहुत कम तापमान पर सुरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? बहुत कम तापमान पर सुरक्षित करना आप लोग का
हिमिक्रॉल कहलाता है, बताइए हिमिक्रॉल कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत कम तापमान पर जमा कर सुरक्षित रखने की विधि को हिमिक्रॉल कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, भोजन को सुखाकर सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? तो ये आप लोग का जो होता है निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण मतलब वाष्प उड़ जाता है उसमें से। ठीक है, धूप में भोजन सुखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धूप में भोजन को सुखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन से नमी कम करना कि भोजन में नमी बढ़ाना? तो भोजन से नमी को कम कर दिया जाता है। नमी का मतलब समझ लीजिए पानी होता है, एक तरफ से आप लोग याद करने के लिए समझ लेंगे कि नमी का मतलब क्या होता है, पानी होता है। नमी कम करने से भोजन लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहता है? तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए आवश्यकता पानी कम हो जाती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो पानी में ज़्यादातर जीवित रहते हैं, और जब धूप में सुखाएंगे तो पानी ही खत्म हो जाएगा, तो सूक्ष्म जीव यानी कि जो आप लोग का बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो मर जाएंगे। अचार को सुरक्षित रखने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक, तेल और सिरका जैसे तरीका अपनाते हैं। अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसके बारे में, जस्ट अब हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग लवणीकरण पढ़ेंगे। भोजन को नमक डालकर सुरक्षित रखने की विधि को लवणीकरण कहते हैं। देखिए, लवण मतलब होता है नमक, और इसी से लवणीकरण नाम भी रखा गया है। नमक भोजन में उपलब्ध पानी को कम करने में सहायता करता है, जिससे कई सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुकने या धीमी होने में मदद मिलती है। उदाहरण रूप में अचार बनाना, नमकीन मछली, कुछ मांस उत्पादन। ठीक है, चीनी द्वारा संरक्षण। चीनी का उपयोग भोजन में सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। अधिक मात्रा में चीनी भोजन में उपलब्ध पानी को कम करने में सहायता करती है, जिससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। जैसे चीनी वाला बहुत सारा आइटम नहीं खाए हैं, डिब्बा में पैक करके आता है। जैसे आंवला भी होता है, बहुत मीठा लगता है, डिब्बा में पैक करके आता है। ठीक है, जैसे आप लोग का जैम हो गया, जेली, मुरब्बा भी आप लोग का आता है। तेल और सिरका द्वारा संरक्षण। तेल, अचार में तेल डालने से भोजन को हवा और नमी के सीधे संपर्क से बचने में सहायता मिलती है। चलिए आगे पहले इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे करते हैं। मैंने बताया ना, नमक, तेल और सिरका द्वारा। और नमक द्वारा भोजन को सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? तो नमक यानी कि लवण से याद रखेंगे, लवण मतलब होता है नमक, और इसी से याद रखेंगे कि यही आंसर होगा। ठीक है, जस्ट मैंने आपको याद करने के लिए ही वो ट्रिक बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चीनी का उपयोग भोजन संरक्षण में क्यों किया जाता है? तो चीनी का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने ये भी आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जो भी ऑप्शन में आप लोगों को बड़ा ऑप्शन दिखेगा, तो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही ट्रिक करके चले आइएगा, बड़ा ऑप्शन देखकर। मुरब्बा और जैम को सुरक्षित रखने की किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग मुरब्बा और जैम को चीनी के द्वारा, मतलब मुरब्बा जो होता है ना, चीनी में ज़्यादातर सुरक्षित रहता है। सिरका भोजन संरक्षण में कैसा सहायता होता है? तो अम्लीय वातावरण बनकर सूक्ष्म जीवों में वृद्धि। देखिए, मैं बड़ा ऑप्शन देख रहा हूँ तो पढ़कर ट्रिक कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट फिर भी वो सही है। अचार में तेल डालने का क्या लाभ होता है? तो अचार में जो तेल डाला जाता है ना, भोजन को हवा और नमी के संपर्क से बचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप लोगों से इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न बनेगा ही, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तभी दूध वाला हम लोग ने पढ़ा नहीं था। ठीक है, दूध वाला हम लोग ने पढ़ा नहीं था, पढ़ना स्टार्ट किया था। तो तेल वाला हम लोग ने पढ़ लिया, सिरका वाला भी मैंने पढ़ लिया। सिरका का अम्लीय वातावरण बनता है जो कई सूक्ष्मजीव को वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अब हम लोग दूध वाला पढ़ेंगे। तो दूध वाला जस्ट यहाँ पर देखिए, पशुचक्रीकरण यानी पशु से दूध मिलता है ना, तो उसी के हिसाब से नाम रखा गया है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण विधि पशुचक्रीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। पशुचक्रीकरण का उद्देश्य है दूध में मौजूद कई हानिकारक सूक्ष्मजीवों को कम करना और दूध को अधिक सुरक्षित करना। जैसे देखिए, दूध को यदि आप लोग को सुरक्षित करना है तो आप लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। दूध को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से कई बैक्टीरिया उसमें का मर जाते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहता है। सबसे पहले दूध को गर्म करना है, फिर तेजी से उसको ठंडा भी कर देते हैं, दही में बदल देते हैं, ये भी एक तरीका है। तो जस्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पशुचक्रीकरण क्या है? तो दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म करना और फिर तेजी से ठंडा करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पशुचक्रीकरण।
पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करता है। ठीक है। दूध को उबालने से क्या लाभ होता है? तो कई हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध को जब हम लोग उबालते हैं तो कई हानिकारक जीव उसमें से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भोजन को गर्म करके सुरक्षित रखने की एक विधि कौन सी है? तो भोजन को जब गर्म करके सुरक्षित रखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उबालना कि जमना? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या इसको, रुकिए देखते हैं। भोजन को साफ डिब्बों में बंद करके सुरक्षित प्रक्रिया, डिब्बों क्या बोला है? सुरक्षित रखने की, गर्म करके सुरक्षित रखने की, धुएं के रूप में। ये हो गया रासायनिक भोजन खराब होने के रूप में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइए 23 नंबर और 24 नंबर। देखिए, भोजन को यदि आप लोग को सुरक्षित रखना है तो उबालना, ये आप लोग का एक प्रकार का विधि हो जाएगा। भोजन को डिब्बा में बंद करके प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग ने इसको पढ़ाया नहीं है, जस्ट डिब्बा वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, डिब्बा बंदी वाला। भोजन को साफ और वायुरोधी डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को डिब्बा बंदी या कैनिंग कहते हैं। कैनिंग, जैसे डिब्बा में नहीं बंद करके कोई कोई आइटम आता है खाने के लिए। हाँ, डिब्बाबंदी में वायुरोधी पैकिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बाहरी हवा और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से को रोकने में सहायता। इसमें कुछ हवा भी इसमें रहता है, जैसे आप लोग का चिप्स आता है ना, चिप्स वाला पैकेट, उसमें हवा भी आता है, यानी कोई गैस आता है, मुझे याद नहीं है कौन सा गैस आता है, भूल गया है। ऐसे भी याद आ जाएगा, जब खत्म होगा ना तो याद आ जाएगा। धूम्रीकरण मतलब भोजन को धुएं के संपर्क में रखकर सुरक्षित रखने की विधि को धूम्रीकरण कहते हैं, यानी स्मोकिंग। रासायनिकरण परीक्षण मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ भोजन को खराब होने से बचाने में सहायता करते हैं, उसे रासायनिक परीक्षण कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को क्या बोला है? डिब्बाबंदी पहले ये करना था ना, कैनिंग करते हैं इसमें। अब इसको डिब्बाबंदी में भोजन को किस प्रकार के डिब्बों में रखा जाता है? तो वायुरोधक और साफ डिब्बों में, उसमें वायु भी रहता है। डिब्बाबंद भोजन में वायुरोधी पैकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो हवा और सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है। भोजन को धूम्र द्वारा सुरक्षित रखने के लिए धूम्रीकरण कहते हैं इसको, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया। धूम्रीकरण का उपयोग मुख्यतः किन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो मांस मछली को। ठीक है, अभी मैंने जस्ट यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में भी देखे होंगे मांस मछली को, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या। रासायनिक परीक्षण क्या होती है? तो भोजन को खराब होने से बचने की सहायता करती है, सहायता करने वाले रासायनिक पदार्थ को। भोजन में परीक्षणों का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए और भोजन को सेल्फ लाइफ से बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सोडियम वाला। देखिए, आलू वाला भी है, फल वाला भी है, भोजन वाला भी है, फफूंद लगा भोजन है, तापमान है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी देख लीजिए 31 नंबर जो आप लोग का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो ये परीक्षक के रूप में किया जाता है। भोजन को संरक्षित करने की प्राकृतिक विधि का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग का प्राकृतिक विधि जो है धूप से सुखाना होता है, धूप में सुखाना ही होता है ना प्राकृतिक विधि, ये तो हम लोग खुद करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक मतलब होता है ना जो भगवान के द्वारा बनाया हो, जो भगवान के द्वारा, ये सब हम लोग करते हैं। ठीक है, भगवान पॉलिथीन बनाए हैं लेकिन हम लोग ही ना उसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आलू और प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सूखा और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। देखिएगा, घर में जब आलू कोड़ाता है और प्याज कोड़ाता है तो चौकी के नीचे या खटिया के नीचे डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि हवा पे लगे, या बालू पे ही ढक दिया जाता है। फलों और सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या लाभ होता है? तो वो लंबे समय तक ताज़े रहते हैं। इसका मतलब हमेशा फ्रीज समझिएगा, फ्रिज के स्पेलिंग गलत है, बट फ्रिज समझिएगा, जो आपके घर में होता है ठंडा वंडा करने के लिए। भोजन को संरक्षित करने में सहायता क्या कहलाता है? तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को प्रवेश, ये वाला टिक कीजिएगा। भोजन को हमेशा ढक कर क्यों रखना चाहिए? तो धूल, कीटों और यही सब आपको छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, खुले में रखना भोजन जल्दी से क्यों खराब हो जाता है? तो उसमें सूक्ष्म जीव और कीट आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये नोट्स देखिए बहुत सच में यार बहुत अच्छा है। मेरा मानना ये है कि मैं यदि आपके स्थान पे रहता
आपके जगह पे रहता तो मैं ये गोविंद भैया का नोट्स ज़रूर पढ़ता। मेरा नाम गोविंद है, ठीक है, गोविंद भैया ही सारे बच्चे बोलते हैं। तो ये गोविंद भैया का नोट्स मैं ज़रूर पढ़ता, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से गोविंद भैया ये सारे नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन के भी बारे में ये सारे प्रश्न तैयार हैं। फिर महत्वपूर्ण आप लोग का रासायनिक नाम, विटामिन, जल चक्र, ठीक है, ये सारे आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। और ये देखिए भारत के राज्य और राजधानी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे गोविंद भैया तैयार किए हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये नोट्स बनाया गया है। मुझे सच में यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको पसंद आए या ना आए मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो जाइए परचेज कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।